हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स की यूनिट 7th के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के बारे में। यूनिट 7th के अंदर ही बात की गई है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट इन दोनों टर्म्स के बारे में पहले भी हमने कई बार बेसिक तौर पर बातचीत की है। आज के सेशन में इन डिटेल हम बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के बारे में और पढ़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, इस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल तौर पे अगर कहें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी प्रोफेशन में एथिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, जो वैल्यू सिस्टम देखने को मिलता है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को कोड ऑफ एथिक्स बोला जाता है। बेहद सिंपल। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल तौर पे अगर कहें तो कोड ऑफ एथिक्स इज बेसिकली set of principles with respect to the ethical aspects of an organization। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को या फिर आप ऑफ अ प्रोफेशन भी कह सकते हो। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है? कोड ऑफ एथिक्स इज बेसिकली सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विद रिस्पेक्ट टू द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफ अ प्रोफेशन। बेहद सिंपल। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब सवाल आता है कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल तौर पे अगर कहें तो कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली सेट ऑफ गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी प्रोफेशन के अंदर आपको किस तरीके से कंडक्ट करना है, क्या डूज हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या डोंट्स हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो जो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं उन्हीं को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं को कोड ऑफ कंडक्ट बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल तौर पे अगर कहें तो कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली सेट ऑफ गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कहो या फिर विद इन अ प्रोफेशन कहो, एक ही बात है। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है? फिर से सुनो। किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्रोफेशन में एथिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं उन्हीं को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं को कोड ऑफ एथिक्स बुलाया जाता है। और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी प्रोफेशन के अंदर आपको किस तरीके से कंडक्ट करना है, उससे रिलेटेड जो सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है उन्हीं को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं को कोड ऑफ कंडक्ट बुलाया जाता है। देखो, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है वो तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। सवाल आता है ये जो कोड ऑफ एथिक्स है और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? देखो, एक डिफरेंस तो हमने देख लिया।
दूसरे की अगर बात करें तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, ये क्या है? कोड ऑफ एथिक्स इज बेसिकली द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ प्रोफेशन। किसी प्रोफेशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उस प्रोफेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम क्या है, वही क्या होता है? वही कोड ऑफ एथिक्स होता है। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली टॉक्स अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ ए प्रोफेशन। किसी प्रोफेशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डूज हैं, क्या आपको करना चाहिए, और क्या डोंट्स हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करता है कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव कह लो या फिर आप जेनरिक भी कह सकते हो। मतलब देखो, कोड ऑफ एथिक्स में बेसिकली बात की जाती है वैल्यूज के बारे में। जैसे बात की जाएगी इंटीग्रिटी के बारे में, बात की जाएगी ऑनेस्टी के बारे में, बात की जाएगी इम्पार्शियलिटी के बारे में, बात की जाएगी फेयरनेस के बारे में, बात की जाएगी अकाउंटेबिलिटी के बारे में, बात की जाएगी ट्रांसपेरेंसी के बारे में, बात की जाएगी कंपैशन के बारे में। और ये जो वैल्यूज होती हैं, इनको जब कंडक्ट में लाया जाता है तो वो बड़ा सब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, एक छोटा सा पिल्ला है, पपी है, और ये जो पपी है, ये रोड के साइड में पड़ा हुआ है। इसको पिछले कई दिनों से खाना नहीं मिला है, भूखा है। कंडीशन ऐसी है कि 2-4 दिन खाना और नहीं मिला तो ये मर जाएगा। अब इसको देख के 3 तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, या 3 तरीके की सिचुएशंस हम इमेजिन कर रहे हैं। एक तो क्या हो सकता है, कोई एक इंसान आया, उसने इस पपी को देखा, और देखते ही खूब सारे बिस्किट्स खरीद के लाया, खूब सारा डॉग फूड खरीद के लाया, और ये जो खाना है इस पपी को खिलाया। ये क्या है? इस इंसान का कंपैशन है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, एक दूसरा आदमी आया, उसने इस पपी को देखा, खूब सारे बिस्किट्स लेके आया, खूब सारा खाना लेकर आया, इस पपी को खिलाया, और खिलाने के बाद इसको लेके गया किसी डॉग शेल्टर में जमा कराने के लिए, एडमिट कराने के लिए, और जमा करा दिया। ये भी कंपैशन है। तीसरा क्या हो सकता है, कोई इंसान आया और उसने पपी को देखा, और उसने इस पिल्ले को उठाया और अपने घर ले गया, और घर पे अब इसको पालने लग गया। ये भी कंपैशन है। तीनों ही कंपैशन है। सिचुएशन सेम है, लेकिन तीनों का जो कंडक्ट है उस पर्टिकुलर वैल्यू को लेके, वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है। तो ये जो वैल्यूज होती हैं, ये सब्जेक्टिव होती हैं, और ये जो वैल्यूज हैं यही बनाती हैं कोड ऑफ एथिक्स को। तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स होता है, ये भी सब्जेक्टिव होता है। वहीं अगर बात करें कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये रिलेटिवली, ये कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव कह लो या फिर आप स्पेसिफिक भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आर्मी के लिए एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलेगा, सिविल सर्वेंट्स के लिए एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलेगा, डॉक्टर्स के लिए एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलेगा, टीचर्स के लिए एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, स्पेसिफिक होता है, और उस प्रोफेशन से रिलेटेड जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो डली जाती है इस कोड ऑफ कंडक्ट में। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, इसको लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता, या फिर ये कहें कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स होता है, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लीगली एनफोर्सेबल नहीं है,
इसका दूसरा मतलब क्या है, या इसको दूसरे तरीके से कहें तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, इसके पीछे मॉरल फोर्स काम करती है। इसके इंप्लीमेंटेशन के पीछे लीगल फोर्स नहीं है, इसके इंप्लीमेंटेशन के पीछे मॉरल फोर्स काम करती है। लेकिन ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके इंप्लीमेंटेशन के पीछे मॉरल फोर्स के साथ साथ लीगल फोर्स भी काम करती है। देखो होता क्या है, कोड ऑफ एथिक्स को तो लीगली एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर इसका वायलेशन किया जाता है तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपका जो डिपार्टमेंट है, वो आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को इनिशिएट कर सकता है। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके पीछे मॉरल फोर्स के साथ साथ एक सर्टेन एक्सटेंट तक लीगल फोर्स भी काम करती है। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल क्यों है? बिकॉज कोड ऑफ एथिक्स में बात की जाती है वैल्यूज के बारे में। अब कंपैशन की बात आप आज कर लो या ट्रेडिशनल सोसाइटी में कर लो, आप इंडिया में कर लो या यूएस में कर लो, टाइम एंड स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में। कंपैशन पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी पहले भी इंपॉर्टेंट थी, आज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर कंपैरेटिवली अगर बात करें तो। और कंपैरेटिवली अगर बात करें तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट को तैयार किया जाता है। जैसे आर्मी के लिए अलग होगा और सिविल सर्वेंट्स के लिए अलग होगा। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, इट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एज वेल। स्टेबल क्यों है? सेम वही लॉजिक। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, इसमें वैल्यूज देखने को मिलती है। अब बात की जा रही है इंटीग्रिटी के बारे में, बात की जा रही है अकाउंटेबिलिटी के बारे में, बात की जा रही है ट्रांसपेरेंसी के बारे में, बात की जा रही है फेयरनेस के बारे में। ये जो वैल्यूज हैं, ये फ्लक्चुएट नहीं करती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, ये रिलेटिवली स्टेबल होता है। लेकिन ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इट इज कंपैरेटिवली या रिलेटिवली डायनामिक इन नेचर। इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से लगभग 30-35 साल पहले तक सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं होता था। अब सोशल मीडिया के एब्सेंस में ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके लिए एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया गया। लेकिन आज की डेट में अगर हम सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करें तो हमें सोशल मीडिया को भी कंसिडर करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनको पूरे तरीके से तो ब्लॉक कर नहीं सकते हैं कि भाई सोशल मीडिया से पूरे तरीके से दूर रहो। वो तो फेयर भी नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो आज की डेट में सिविल सर्वेंट्स के लिए या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा, उसमें हमें सोशल मीडिया वाले एस्पेक्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इट इज कंपैरेटिवली डायनामिक इन नेचर। देखो, कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स इज बेसिकली सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विद रिस्पेक्ट टू एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफ अ प्रोफेशन। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली सेट ऑफ गाइडलाइंस with respect to the conduct within an organization या within a profession। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, ये बेसिकली क्या है? ये किसी प्रोफेशन का वैल्यू सिस्टम है। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करता है। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, ये सब्जेक्टिव होता है, ये जेनरिक होता है। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है,
ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये स्पेसिफिक होता है। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के पीछे मॉरल फोर्स काम करती है। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के पीछे मॉरल फोर्स के साथ साथ टू अ सर्टेन एक्सटेंट लीगल फोर्स भी काम करती है। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, ये यूनिवर्सल होता है। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये स्पेसिफिक होता है। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, ये रिलेटिवली स्टेबल होता है। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये डायनामिक होता है। इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब सवाल आता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये जो कोड ऑफ एथिक्स है और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन किस तरीके से देखने को मिला। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया। देखो, इतना हमें ऑलरेडी पता है, ये जो सिविल सर्विसेज हैं, इनकी शुरुआत ब्रिटिश एरा में देखने को मिली रेगुलेटिंग एक्ट के साथ में। लेकिन लगभग 1930s आते आते ये जो सिविल सर्विसेज हैं और ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे नोटिफिकेशन इशू किए, कई सारे रूल्स को फॉर्म किया। ये जो रूल्स फॉर्म किए गए, ये जो नोटिफिकेशन इशू किए गए, इनको कंबाइंड तौर पे क्या बुलाया गया? इनको कंबाइंड तौर पे कंडक्ट रूल्स बुलाया गया। क्या बुलाया गया? इनको कंबाइंड तौर पे कंडक्ट रूल्स बुलाया गया। ये जो कंडक्ट रूल्स हैं, इन्हीं को 1955 में फर्दर एनलार्ज किया गया, इनको और वाइडन अप किया गया। तो अंग्रेज सरकार के टाइम से ही ये जो सिविल सर्विसेज हैं, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके ऊपर कुछ बंदिशें लगाई गई, इनको रेगुलेट करने की कोशिश की गई और 1930s में स्पेशली कंडक्ट रूल्स लाए गए। दूसरी तरफ 1947 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट लाया गया और वो एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। करप्शन और ब्राइबरी को प्रिवेंट करने के लिए 1947 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लाया गया। ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था 1947 का, इसको सिग्निफिकेंटली अमेंड किया गया 1988 में। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और ये जो 1988 वाला एक्ट है, इसको एक बार फिर से अमेंड किया गया 2018 में। तो एक तरफ तो अंग्रेज सरकार के टाइम के दौरान ही ये जो सिविल सर्विसेज हैं, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए कंडक्ट रूल्स को लाया गया। वो जो कंडक्ट रूल्स हैं, उनको 1955 में फर्दर एनलार्ज किया गया, वाइडन किया गया। दूसरी तरफ 1947 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लाया गया। इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को 1988 में अमेंड किया गया। ये जो 1988 का एक्ट है, इसको फर्दर अमेंड किया गया 2018 में। और इसके अलावा एक बड़ा सिग्निफिकेंट काम हुआ 1962 में। 1962 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई, संथानम कमेटी। ये जो संथानम कमेटी है, इसके बारे में आपने फॉर श्योर पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी के अंदर। ये जो संथानम कमेटी है, इसको काम दिया गया था कि भाई देखो, करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये जो संथानम कमेटी है, इसने
अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1964 में। और ये जो संथानम कमेटी है इसने कई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी और उन्हीं रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। जैसे एक आपको फॉर श्योर पता होगा, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ही सीवीसी को स्टैब्लिश किया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, जिसके बारे में हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं। इसी संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए लाया गया सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स को। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स को लाया गया 1964 में। और इसी संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए लाया गया ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स को 1968 में। मोटे मोटे तौर पे अगर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो क्या देखने को मिला है, 1930s में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सिविल सर्वेंट्स और सिविल सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए कंडक्ट रूल्स लेकर आती है। 1955 में ये जो कंडक्ट रूल्स हैं इनको फर्दर एनलार्ज किया गया। 1947 में सरकार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर आई। ये जो 1947 का एक्ट है इसको सिग्निफिकेंटली अमेंड किया गया 1988 में। और ये जो 1988 का एक्ट है इसको अमेंड किया गया 2018 में। 1962 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करप्शन को स्टडी करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई, संथानम कमेटी। ये जो संथानम कमेटी है इसने अपनी रिपोर्ट दी 1964 में और इसी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए एक तो लाए गए सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 और दूसरा लाए गए ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968। अच्छा, अब अगर सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे कंट्री में अलग से कोड ऑफ एथिक्स नाम का कोई डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1968 है, इन्हीं को 2014 में एक सेकेंड, इन्हीं को 2014 में अमेंड किया गया। और ये जो 1968 के कंडक्ट रूल्स हैं इनमें कुछ एथिकल एस्पेक्ट्स को ऐड कर दिया गया। वो जो एथिकल एस्पेक्ट्स ऐड किए गए उन्हीं को हम क्या बुला देते हैं, उन्हीं को हम बुला देते हैं कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। अब देखो, अगर आपको कोड ऑफ एथिक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो गूगल पे जाओ, डालो और सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएंगी। लेकिन उतना दिमाग लगाना ही क्यों है, सिंपल तौर पे चीज़ों को इजी करके याद करो। देखो, कोड ऑफ एथिक्स है तो कोड ऑफ एथिक्स में किसके बारे में बात की जाएगी, वैल्यूज के बारे में बात की जाएगी। जो भी अच्छी अच्छी वैल्यूज हैं उन सबको लिख दो, उन्हीं को मेंशन किया गया है इस कोड ऑफ एथिक्स में। जैसे इस कोड ऑफ एथिक्स में बोला गया है कि हमें हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत है। अब हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चीजें आती हैं उनको लिखो। ऑनेस्टी आएगा या नहीं आएगा, बट ऑब्वियस सी बात आएगा। प्रॉबिटी या फिर ये कहें इंटीग्रिटी आएगा नहीं आएगा, बट ऑब्वियस सी बात है।
इंटीग्रिटी भी आएगा। इंटीग्रिटी के अलावा ट्रांसपेरेंसी आएगा या नहीं आएगा? बट ऑब्वियस सी बात है आएगा। ट्रांसपेरेंसी के अलावा अकाउंटेबिलिटी आएगा या नहीं आएगा? बट ऑब्वियस सी बात है अकाउंटेबिलिटी की भी बात होगी। अकाउंटेबिलिटी के अलावा बात होगी इम्पार्शियलिटी के बारे में। इम्पार्शियलिटी के अलावा बात होगी फेयरनेस के बारे में। फिर फेयरनेस के अलावा ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। इन लोगों के पास में बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर नहीं किया जा सकता। तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये भी बताता है कि भाई जिस एक्सटेंट तक जरूरत है उस एक्सटेंट तक आप कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करोगे। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स में बोल दिया गया कि आपके जो भी डिसीजंस हैं वो इन पब्लिक इंटरेस्ट होने चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, पब्लिक इंटरेस्ट में बात करो। साथ में ये भी बोल दिया कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिव स्पेशली टुवर्ड्स दी वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन के प्रति आप रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। इसके अलावा और 2-3 चीजें लिख लो, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। कोड ऑफ एथिक्स में बताया गया कि भाई डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स में ही बताया गया कि आपको प्रोफेशनलिज्म के हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की जरूरत है। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स में यह भी बता दिया गया कि यू नीड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, you need to uphold the democratic values, you need to uphold the laws, you need to uphold the rules and regulations, etc etc। अब देखो कितना सिंपल है। एक तरीका है कि रटो, दूसरा तरीका है कोड ऑफ एथिक्स है। अब कोड ऑफ एथिक्स है तो वैल्यूज के बारे में बात की जाएगी, और ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ा हुआ है। बस वो वैल्यूज लिखनी है, खोल के देखना यही सब लिखा हुआ है उसमें। यही सारी चीजें अगर आप मेंशन कर दोगे, तरीके से लैंग्वेज में लिख दोगे, तो कोड ऑफ एथिक्स की बातचीत हो जाएगी। इतना सिंपल है। ये सारी वैल्यूज, इनको रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है, इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। फिर कोड ऑफ एथिक्स की बात हो गई। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स जो है वो एकदम एक्सप्लिसिट नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो एक्सप्लिसिट है। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स के लिए ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये क्या कहता है? वही सिंपल चीज। अगर आपको डिटेल में एक एक चीज देखनी है तो गूगल करो, गूगल पे लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, उसमें पूरा पता चल जाएगा कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है। कुछ 8-10 चीजें जो कि मैं बता देता हूं। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स क्या कहता है? बड़ी सिंपल सी चीजें। सबसे पहले तो क्या बोल दिया गया कि जो भी सिविल सर्वेंट है उसके लिए इंटॉक्सिकेशन इज प्रोहिबिटेड। आप दारू नहीं पी सकते हो, आप ड्रग्स नहीं ले सकते हो। अब देखो, इसमें भी थोड़ा समझने की जरूरत है। अपने पर्सनल कैपेसिटी में अपने बंगले पे बैठ के शाम को, रात में अगर आप थोड़ा बहुत पी रहे हो, वो करते ही होंगे सिविल सर्वेंट्स, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटॉक्सिकेशन नहीं कर सकते हो, इसका एसेंशियली मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप शाम को गए, बार में बैठे
पूरी बोतल मंगाई, बोतल खोली, गटक गए और फिर पड़े हुए हैं वहां पे। जो 4 सिपाही आपकी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे, वो आपको कंधे पे उठा के ला रहे हैं और पूरा जो शहर है वो देख रहा है कि वाह वाह, कलेक्टर साहब आ रहे हैं कंधे पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो। लोग आपको देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको आइडलाइज भी करते हैं, और फिर जो आदमी खुद को नहीं संभाल पा रहा है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैसे संभालेगा? लोगों का भरोसा आपके ऊपर बना रहना चाहिए। तो इंटॉक्सिकेशन इज प्रोहिबिटेड। इंटॉक्सिकेशन के अलावा डाउरी इज प्रोहिबिटेड। आप नौकरी पे लगे, बहुत सारे लोग तो करते ही इसके लिए शादी, वो नौकरी, कि भाई नौकरी लगेगी तो शादी होगी, डाउरी आएगी, डाउरी में बीएमडब्ल्यू लूंगा। लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट आप डाउरी नहीं ले सकते हो। हालांकि आप देखोगे, जैसे ही आप सिविल सर्वेंट बने, मिनिस्टर साहब के घर से फोन आ जाएगा कि हमारा बेटा है, बेटी है, शादी करवा दो कल ही। दहेज 1,000 करोड़ रुपया। आपने इतना सुना भी नहीं है, टेंशन में आ जाओगे, आप ले सकते नहीं। लेकिन हाँ, लूप होल्स निकाल लेते हैं, खुद नहीं लोगे, वाया वाया। लेकिन आइडियली अगर देखा जाए तो आपको डाउरी नहीं लेनी चाहिए। दहेज तो वैसे भी गलत चीज है, खुद ही सोच के देखो। आपको सिविल सर्वेंट बनाया गया, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जिले में कोई गलत काम ना हो, डाउरी वगैरह ना ली जाए, और आप खुद ले रहे हो। ऐसा एग्जाम्पल सेट करोगे? अब तक जो भी हुआ होता रहा। जब आप सिविल सर्वेंट बनो तो ये इंश्योर करना कि आपको डाउरी नहीं लेनी है, गलत चीज है। फिर डाउरी के अलावा तीसरा, बाईगेमी भी नहीं कर सकते हो आप। हो सकता है कोई एक आधा इंसान ऐसा सिविल सर्वेंट बन गया हो, वो बोले कि मैं तो 4 शादी करूंगा, मैं तो तैयारी इसलिए कर रहा था कि मेरी 4 शादी इजीली हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो दो ही तरीके हैं, या तो पहले वाले से डिवोर्स लो, या फिर दूसरी शादी करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लो। और गवर्नमेंट परमिशन देती नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि अगर एक बार परमिशन दे दी तो ट्रेंड चल जाएगा। और आपको लोग आइडलाइज करते हैं। आप क्यों ऐसा समाज बनाना चाहोगे जहां पे एक आदमी या एक औरत के पास में दो दो तीन तीन पार्टनर्स हैं? पुराने जमाने में ऐसा होता था, तब उसके हिस्टोरिकल रीजंस थे, कल्चरल रीजंस थे, वॉर सोसाइटी हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में वैसी सोसाइटी नहीं है। तो आप बाईगेमी भी नहीं कर सकते हो, और अगर करोगे तो पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट परमिशन देती नहीं है बहुत इजीली। अच्छा, बाईगेमी के अलावा आप अडल्ट्री भी नहीं कर सकते हो। अब कोई हो सकता है एकदम ही कलेशी इंसान हो, चीप इंसान हो, बोले मेरे को बाईगेमी नहीं करने दे रहे हो, तो अब मैं अडल्ट्री करूंगा, चीटिंग करूंगा। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते, कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है। अच्छा, फिर इसके अलावा थोड़ी मीनिंगफुल बात कर लेते हैं, तो बेसिक चीजें। इसके अलावा आपके जुरिस्डिक्शन में किसी भी विमेन के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, वो आपको इंश्योर करना है। और किसी भी विमेन के ऊपर क्यों, किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, वो आपको इंश्योर करना है। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट के अलावा इन जनरल अगर बात करें तो आप गिफ्ट्स नहीं ले सकते हो। अब देखो, आप सिविल सर्वेंट हो, आपके आगे पीछे लोग घूमेंगे आपको गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि 4 लाख का गिफ्ट आज दूंगा, कल 4 करोड़ रुपए बनाऊंगा इस आदमी से, टेंडर निकलवाऊंगा इस आदमी से। तो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई कि गिफ्ट्स नहीं ले सकते हो आप। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, वो आपको 25,000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू वाला कोई गिफ्ट दे रहा है, तो तरीका क्या है? आपको सीधे जाके अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देनी है, बताना है कि भाई मेरे इस फैमिली मेंबर ने
मेरे को 50,000 रुपए का गिफ्ट दिया है। हो सकता है आपके ससुर जी बोले, दामाद जी, या अगर वाइफ है तो उनको, कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपए का हार बनवा के देना चाहता हूँ। आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर कोई फैमिली मेंबर 25,000 रुपए से ज़्यादा का गिफ्ट आपको देता है, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए अपने डिपार्टमेंट में जाके इन्फॉर्म करना है कि भाई मेरे ससुर जी ने मुझे 1 लाख रुपए का हार जो है वो गिफ्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं बताओगे तो दिक्कत आएगी। बता दिया तो डिपार्टमेंट को पता है कि ससुर जी की इनकम कितनी है, सब है उनके पास में। अगर ससुर जी इतने केपेबल हैं कि 1 लाख रुपए का गिफ्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया। इसको क्यों लाया गया, उसके पीछे रीजन है। इमेजिन करो एक ऐसा सिनेरियो, एक ठेकेदार है जो कि आपके ससुर जी के शहर में रहता है, बड़ा पैसे वाला है, उसको आपसे टेंडर निकलवाना है, आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता है। ससुर जी को पकड़ा दिए 4 लाख रुपए कि जाओ हार बनवा के पहुंचवाओ, और आपने वो 4 लाख का गिफ्ट ले लिया। ह्यूमन नेचर है, प्रेशर में आ जाओगे कि अगले ने 4 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है, अब अगली बार कोई काम के लिए पूछने के लिए आएगा तो आप भी कहोगे यार करना पड़ेगा, 4 लाख का गिफ्ट दिया था। तो पहले रूल बना दिया। अच्छा, 25,000 की जो लिमिट है ये है फैमिली मेंबर्स के लिए। अगर फैमिली मेंबर्स के अलावा कोई थर्ड पर्सन है तो उससे आप 10,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकते हो। अगर ले रहे हो तो रिपोर्ट करो, बताओ अपने डिपार्टमेंट को कि भाई साहब ये फलाना फलाना आदमी है और इससे हमने गिफ्ट लिया है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। गिफ्ट्स के अलावा अगर और बात करें कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, तो कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बात करता है नॉन पार्टिजनशिप के बारे में, बात करता है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के बारे में। बेसिकली एज अ सिविल सर्वेंट आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। पॉलिटिकल एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ आप अपना वोट डाल सकते हो, उसके अलावा किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को अटेंड करना, वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, वो सब आपको नहीं करना है। नॉन पार्टिजनशिप के तहत आपको ये भी देखना है कि आपके जो पॉलिटिकल व्यूज हैं उनको आप पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने एक्सप्रेस ना करो। अब आप सिविल सर्वेंट हो, किसी जिले में लगे हुए हो, और वहां आप खड़े होकर आप चिल्ला रहे हो कि मैं तो इस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मेरा तो इस पार्टी के प्रति एलिजेंस है, तो आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे विच इज अनफेयर टू द अदर पार्टी। तो आप अपने पॉलिटिकल व्यूज को इन जनरल पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। फिर इसके अलावा ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसमें बात की गई कि आप किसी ट्रेड में या किसी बिजनेस में या किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में भी इंगेज नहीं कर सकते हो। अब देखो, आप सिविल सर्वेंट हो, पूरा जिला आपके अंडर में, वहां पे तो लोग आपके कदमों में पड़े हुए हैं कि भाई साहब मेरा ये 1% का मुनाफा करा दो, मैं आपका बिजनेस चांद पे पहुंचा दूं। और अगर ऐसा हो जाएगा तो घपला ही घपला है, करप्शन ही करप्शन है, अनफेयर एडवांटेज है। तो बोल दिया गया है कि किसी ट्रेड में, किसी बिजनेस में, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यहां तक बोला जाता है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका खुद का जो पैसा है उसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। यू शुड अवॉइड इनसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन। पता चला आप बैठ गए और ड्रीम इलेवन पे आपने पैसा लगाना शुरू कर दिया, डूब गया सारा पैसा, सट्टा लगाना शुरू कर दिया, डूब गया। अब खुद भिखारी हो आप, क्या चलाओगे पूरा जिला।
तो पहले ही बोल दिया गया है कि भाई आपने जो फंड्स हैं, अपना जो फाइनेंस है उसको बेहतर तरीके से मैनेज करो। साथ में ये भी बोल दिया गया है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका पार्टनर है, ये जो भी लोग हैं, कोशिश करो कि ये आपके जुरिस्डिक्शन में जिस कंपनी के ऊपर आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है उसमें एम्प्लॉयमेंट ना ले। कोशिश ऐसी करो। अब सपोज करो ये कंपनी है कोई कंस्ट्रक्शन वाली, इसको आपसे टेंडर चाहिए, आपने अपना बेटा लगवा दिया उसमें, बेटी लगवा दी उसमें, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसमें बोला गया कि जो पब्लिक फंड है, जो पब्लिक मनी है, उसको आपको वाइजली यूज करना है, उसको आपको केयरफुली स्पेंड करना है। आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको काम दिया गया है कि भाई ये जो पब्लिक का पैसा है इसको संभालो, इसको तरीके से स्पेंड करो। आपको ध्यान देना है कि वो जो पैसा है उसको केयरफुल यूज किया जाए। फिर इसके अलावा आपके लिए बोला गया कि आप इंटरेस्ट पे, मनी ऑन इंटरेस्ट ये आएगा, यहां लिख लेते हैं, आप मनी ऑन इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते हो। आपके पास में पैसा है, आप दे रहे हो उल्टे सीधे इंटरेस्ट पे पैसा, वो भी आप नहीं कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट में देखने मिलती है। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स में मुझे यहाँ पे याद आ गया तो दो तीन चीजें और ऐड कर सकते हो आप। कोड ऑफ एथिक्स में अगर आप चाहो तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी उसकी भी बात की गई है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को ऐड कर लो। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के अलावा पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को ऐड कर लो। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के अलावा ये जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं या फिर ये जो रिसोर्सेज हैं इनको वाइजली यूज करना है। ये सारी चीजें भी आप ऐड कर सकते हो। अब देखो मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है कि कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो वो आप गूगल करो और आपको गूगल पे सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बेसिक तौर पे इन चीजों को याद रखते हो और इनको एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिख सकते हो तो इतना इनफ है, इससे ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर सिविल सर्वेंट्स ये क्या कहता है। इंटॉक्सिकेशन इज प्रोहिबिटेड, इसके अलावा डाउरी इज प्रोहिबिटेड, बाइगैमी इज प्रोहिबिटेड, अडल्ट्री इज प्रोहिबिटेड। आपको ये कोशिश करनी है कि आपके जुरिस्डिक्शन में विमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई चाइल्ड लेबर आपके यहाँ पे एम्प्लॉयड तो नहीं है, आपके जुरिस्डिक्शन में कोई चाइल्ड लेबर जैसा काम तो नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो गिफ्ट्स हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करने हैं, और जहाँ पे गिफ्ट्स ऐसे हैं कि भाई आने ही है। अब जैसे आपका छोटा सा बच्चा है, मान लेते हैं 5 साल का, स्कूल जाता है और उसका बर्थडे, अब बच्चे को थोड़ी पता है कि पापा सिविल सर्वेंट है वो गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। उसने तो अपने बर्थडे पे अपने दोस्तों को बुलाया, छोटे छोटे नन्हे नन्हे। वो जो नन्हे नन्हे दोस्त हैं उनके एक पापा हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं। पापा को चाहिए आपसे टेंडर, पापा भेज रहे हैं 4 लाख का गिफ्ट, क्या करें? मना करो तो बच्चा रोएगा। और जेन्युइन है भाई, बर्थडे का गिफ्ट आ रहा है, 4 लाख का आ रहा है तो क्या बात है। वो अलग बात है कि उसके फादर का इंटेंशन जो है वो बड़ा इल है, वो आपसे 4 करोड़ का 40 करोड़ का टेंडर लेना चाह रहा है। तो आपके पास में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है कि अगर बाहर वालों से 10,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट आता है, रिपोर्ट कर दो, बता दो अपने डिपार्टमेंट को जाके। और घर वालों से 25,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट आता है तो डिपार्टमेंट को जाके बता दो। फिर आपको नॉन पार्टीजनशिप प्रिंसिपल को फॉलो करना है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है, पॉलिटिकल व्यूज को पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करना है, किसी ट्रेड में, किसी बिजनेस में, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में आपको इंगेज नहीं होना है। आपको अपने फाइनेंसेस को, अपने फंड्स को, अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ये एंश्योर करना है कि कहीं आपका दिवाला ना निकल जाए। आपको जो पब्लिक फंड दिया गया है उसको भी वाइजली यूज करना है, केयरफुली स्पेंड करना है, और आप अपने पैसे को इंटरेस्ट के ऊपर भी नहीं उठा सकते हो। ये क्या है? ये कोड ऑफ कंडक्ट है।
अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब सवाल आता है कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स है और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इनके लिमिटेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। देखो, लिमिटेशंस के तौर पे अगर बात करें तो एक लिमिटेशन अभी हमने पढ़ी थी, वो एक लिमिटेशन हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स है इसको लीगली एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता, और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसको सर्टेन एक्सटेंट तक ही एनफोर्स किया जा सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट कितना बेहतर तरीके से एनफोर्स होगा वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर, और डिपार्टमेंट में सभी एक ही थाली के चट्टे वट्टे होते हैं, तो लीगली एनफोर्स करना अपने आप में डिफिकल्ट होता है। तो एक तो प्रॉब्लम क्या है, लैक्स दी लीगल एनफोर्सेबिलिटी, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। दूसरा हमने बात की थी कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स होता है इट इज टू सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव होने की वजह से जो कंडक्ट है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। कौन सा सही है कितना सही है वो जज करना डिफिकल्ट हो जाता है, और सब्जेक्टिव है इसका एक मतलब क्या है, इट लैक्स सब्सटेंशियलिटी, सब्सटेंशियल नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि इसको सब्सटेंशियल बनाया जा सके, बिकॉज ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनको अपने ड्यूटी के दौरान बहुत सारे एथिकल डिलेमास फेस करने पड़ते हैं, और वो जो एथिकल डिलेमास हैं उन हर एक एथिकल डिलेमा को मेंशन करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स के लिए हमें डिस्क्रिशनरी पावर देनी ही पड़ती है, वो स्पेस देना ही पड़ता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसो तो आप अपना दिमाग लगाना, अपने हिसाब से सोचना। फिर इसके अलावा एक बड़ा लिमिटेशन क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कोई सिविल सर्वेंट है, वो चाहता है कि इंटीग्रिटी के साथ में काम करे, वो चाहता है कि ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ले, लेकिन इस सिविल सर्वेंट का जो प्रमोशन है, जो अपॉइंटमेंट है, जो पोस्टिंग है, वो किसके हाथ में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ये अपने वोट बैंक के लिए, अपने फायदे के लिए प्रेशर बना रहा है, और इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ये जो सिविल सर्वेंट है वो कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट को एडुकेटली फॉलो नहीं कर पाता है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी नो एडेड इंसेंटिव फॉर फॉलोइंग द कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। हमने पहले भी बात की है इसके बारे में कि अगर आपको अप्रेजल देना है तो जो एथिकल इवैल्यूएशन है उसको भी ध्यान में रखो। अगर आपको प्रमोशन देना है, कोई अवार्ड देना है, तो ये भी देखो कि जो सिविल सर्वेंट है उसने कोड ऑफ एथिक्स को कितना फॉलो किया, उसने कोड ऑफ कंडक्ट को कितना फॉलो किया। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, तो सिविल सर्वेंट्स इसको इजीली इग्नोर कर देते हैं। फिर इसके अलावा एक दिक्कत ये भी है कि ट्रेनिंग के दौरान एडुकेट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती विद रिस्पेक्ट टू कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। यहां पे भी हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि देखने को मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। लिमिटेशन सिंपल वाली हैं, बेसिक वाली हैं, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके लिए सेकंड एआरसी ने क्या कहा, एक लाइन की बात है, इसको भी देख लो। देखो, ये जो सेकंड एआरसी है इसने रिकमेंडेशन दी कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स है
और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको हमें लीगल बैकिंग देनी चाहिए, एक कानून लाना चाहिए। लाने की कोशिश भी की गई, लाया गया पब्लिक सर्विस कोड बिल 2007, पब्लिक सर्विस कोड बिल 2007, लेकिन ये कानून बना नहीं। सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन ये थी कि हमें ये जो कोड ऑफ एथिक्स है और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको लीगल बैकिंग देनी चाहिए। कोशिश की भी गई, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो पाई, ये एक्ट बन नहीं पाया। लेकिन इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही गई। एक तो इसमें बात की गई पब्लिक सर्विस अथॉरिटी के बारे में। पब्लिक सर्विस अथॉरिटी क्या है, तो बताया गया कि ये जो पब्लिक सर्विस अथॉरिटी है, इसके अंदर जो प्रोमिनेंट, जो प्रबुद्ध सिटीजन्स हैं, जो पढ़े लिखे सिटीजन्स हैं, जो हाई लेवल वाले सिटीजन्स हैं, उनको रखा जाएगा और कुछ सिविल सर्वेंट्स को रखा जाएगा। और ये जो पब्लिक सर्विस अथॉरिटी है, इसकी जिम्मेदारी होगी ये देखना कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स है और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और दूसरा, ये जो 2007 का बिल था, इसमें बात की गई थी 3 लेवल्स के बारे में। कौन कौन से 3 लेवल्स के बारे में बात की गई थी? देखो, सबसे पहले जो लेवल 1 है, उसके लिए बोला गया कि इसमें ब्रॉडर वैल्यूज को मेंशन किया जाएगा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रियम्बल है, वैसे ये जो पूरा पूरा ढांचा है, इस ढांचे के लिए जो प्रियम्बल का काम करेगा, उसके अंदर देखने को मिलेंगी ब्रॉडर वैल्यूज, जैसे कंपैशन, जैसे पेट्रियोटिज्म, जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, जैसे इंटीग्रिटी, जैसे ऑब्जेक्टिविटी। जितनी भी ब्रॉडर वैल्यूज हमने पढ़ी, वो सारी ब्रॉडर वैल्यूज जो है वो लेवल 1 पे देखने को मिलेंगी, वहां पे इनका मेंशन देखने को मिलेगा। फिर लेवल 2 पे बात की जाएगी ब्रॉडर प्रिंसिपल्स के बारे में, और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ब्रॉडली बता देंगे कि आपको किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। उन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए जो वेरियस गवर्नमेंट्स हैं, सेंटर और स्टेट, उन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए तैयार करेंगी कोड ऑफ एथिक्स को। और फिर बात की गई तीसरे लेवल के बारे में, और तीसरे लेवल पे बात की जाएगी स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। टॉप लेवल पे, तीसरे लेवल पे हम डिटेल्ड और स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर देंगे। लेकिन ये बिल कभी कानून बना नहीं, तो हमें बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बेसिक तौर पे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो, हमने बातचीत की आज के पूरे सेशन में कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की कहानी क्या है। देखो, इसमें जो ज्यादा डर लगता है आमतौर पे, वो ये लगता है कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स है और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके बारे में हम चीजों को कैसे याद रखेंगे। वाह, ये बंद हो गया है। लेकिन हाँ, वो सेशन खत्म हो गया, उतना ही सेशन था। तो इतना ही याद रखना है कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या क्या बातें की गई, वो ब्रॉड आउटलाइन। कोड ऑफ एथिक्स में तो बड़ा सिंपल है, जो वैल्यूज हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, ऑनेस्टी है, फेयरनेस है, इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टिजनशिप है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, और ये जितनी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, लॉ को अपहोल्ड करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपहोल्ड करना है, वो सब लिखना है। उसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं। और कोड ऑफ कंडक्ट में मोटी मोटी बात है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, डाउरी नहीं लेनी है, बायगेमी नहीं करनी है, अडल्टरी नहीं करनी है, अपने जुरिस्डिक्शन में सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो वो इंश्योर करना है, गिफ्ट्स नहीं लेने। 25,000 से ज्यादा का गिफ्ट आता है फैमिली से, तो रिपोर्ट कर दो, बता दो डिपार्टमेंट को। 10,000 से ज्यादा का आता है किसी और से, तो रिपोर्ट कर दो। फिर किसी ट्रेड में, बिजनेस में, किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं होना है। जो पब्लिक मनी है उसको
बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना है, वाइज़ली यूटिलाइज़ करना है। फिर नॉन पार्टिजनशिप को फॉलो करना है, पॉलिटिकल व्यूज़ को पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करना है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये मोटी-मोटी चीज़ें हैं। बाकी लिमिटेशंस आप लिख सकते हो और जो पब्लिक सर्विस कोड विल ऑफ 2007 है, वो भी बहुत बेसिक तौर पे है। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।